हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने चैनल पर CSIR नेट मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2019 के पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट M4R बी द स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिक्स ओवर R। आपको क्या दिया है? 4x4 मैट्रिक्स का एक स्पेस दिया है जिसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? R से आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा आपका ये देखिए मैं बना रही हूँ। 4x4 तो आपको ऑर्डर दिया है और जो इसकी एंट्रीज़ होंगी वो सारी कहाँ से आनी चाहिए? रियल नंबर से। तो पहले आप देखिए, मैट्रिक्स की एंट्रीज़ आपको पता ही है किस टाइप से होती हैं। अगर मेरे को मैट्रिक्स दिया है तो मेरी इसकी एंट्रीज़ होंगी आपकी A11, A12, A13, A14। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या आता था हमारा? A21, A22, A23 एंड A24, देन A31, A41, है ना। फिर होता था A32, A42, फिर A33, A43 एंड देन A34 एंड A44। ये ठीक है, ये 4x4 की मैट्रिक्स बन चुकी है। साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है कि जो इसकी एंट्रीज है वो सारी रियल नंबर से आनी चाहिए। ठीक है, इतना तो हमें ये फर्स्ट लाइन में दिया है। आगे उसने बोला है कि लेट W इक्वल टू AIJ बिलोंग्स टू M4R। W में कौन से AIJs आएंगे? जो कि इस स्पेस को बिलोंग कर रहे होंगे। सच दैट कंडीशन ये है कि समीशन I प्लस J इक्वल टू K देन समीशन AIJ इक्वल टू 0। मतलब कि जिनके लिए भी I प्लस J की वैल्यू K के इक्वल आ रही है, K की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रही है, तो उन AIJ का समीशन 0 होने वाला है। ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ W हमें बताने क्या होगा। पहले देखिए इस चीज़ को समझते हैं। मेन इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ है समझने के लिए कि समीशन I प्लस J इक्वल टू K, AIJ इक्वल टू 0। देखिए, मेन ये चीज़ समझने वाली है। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, है ना। तो हम इसे समझते हैं सबसे पहले वो क्या कहना चाह रहा है। तो आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा। देखिए, पहले हम लेते हैं K की वैल्यू क्या दे रखी थी उसने आपको? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सपोज K इक्वल टू 2 लोगे। अगर आप K इक्वल टू 2 आप जैसे ही लोगे तो यानी कि आपको क्या मिलना चाहिए कि ऐसे I और J ढूंढोगे जिनका सम इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2 के आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए A11 का सम क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 I है और J क्या है? 1 है। दोनों 1 1 है, दोनों को ऐड करोगे 2 आ जाएगा। तो जितने भी वो वाले AIJ होंगे जिनके सफिक्स का सम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, उनका समीशन आपस में क्या हो जाएगा? 0। तो और कोई है जिसके सफिक्स का सम 2 आ रहा हो? A11 का आ रहा है, इसका तो 3 आ रहा है, इसका भी 3, आगे तो बढ़ता ही जाएगा। तो यानी कि आपको सीधा सीधा यहाँ से मिला A11 इक्वल टू 0। एक तो ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर आप क्या लेते हो? आप लेते हो अगर I प्लस J इक्वल टू आप क्या लेते हो? 3 लेते हो, है ना। 3 भी होगा क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू आपको 8 तक दे रखी है। तो अब हम इसमें से वो वाले IJ ढूंढेंगे जिनका सम 3 आ रहा हो। तो देखो आप A12 का 3 आएगा, इनको जोड़ोगे 3 आएगा, और A21 का 3 आएगा। तो यहाँ पे यानी कि जिनका सम 3 आ रहा है उनका समीशन 0 हो रहा है। तो किस किस का सम 3 आ रहा है? A12 का और A21 का। तो इनका समीशन क्या हो जाएगा? 0, यानी कि A12 प्लस A21 इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये वाली लाइन समझ में आ जाती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब देखिए हमें एक इक्वेशन मिली 2। अब हम आगे क्या देखेंगे कि जिनका सम 4 आ रहा हो, तो 4 किसका आएगा? A31 का, 22 का, 13 का। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ये देखिए, आप नोटिस करोगे कि जो पहले वाला है इसका सम क्या आ रहा है? इसका सम आ रहा है 2। फिर अगर आप डायगोनल में चलते जाओ तो इन दोनों पे गए थे हम, इनका सम क्या आ रहा था? 3। ठीक है, फिर अगर हम डायगोनल में चले A31, A22 और A13, इनका सम क्या आ रहा है हमारा? 4। फिर अगर हम और डायगोनल में चले A41 का 5, A32 का 5, 23 का 5, 14 का 5, तो इसका भी सम क्या आ रहा है? इन सब का 5, है ना। फिर यहाँ पे हमें क्या मिलता जाएगा? ऐसे ही 6, ऐसे क्या मिलेगा? 7, और ऐसे क्या मिलेगा? 8। ठीक है, तो इन सब का सम क्या आता जा रहा है हमारा? K के इक्वल आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा था तो इनका आपस में समीशन क्या होना चाहिए था? 0। तो आपको क्या इक्वेशंस मिल सकती हैं? देखिए आपको क्या इक्वेशन मिल सकती है? हाँ जी, देखिए आपको पहली तो मिल गई थी A11 0, फिर इन दोनों का समीशन 0 था। अब आपको तीसरी इक्वेशन क्या मिल सकती है? तीसरी मिल सकती है आपको कि A31 प्लस
A22 प्लस A13 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही आप क्या बता सकते हो, अब ये 4 के बाद क्या आएगा 5, तो ये होगा आपका A41 प्लस A32 प्लस A23 प्लस A14 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? ठीक है, ऐसे आगे की इक्वेशन बनेगी। आगे कौन सी इक्वेशन बनेगी आपकी, अब 42 से स्टार्ट होगा तो होगा आपका A42 प्लस A33 प्लस A24 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 43 से बनेगी, तो A43 प्लस A34 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन आपकी एक इक्वेशन और क्या बन जाएगी, A44 इक्वल टू 0। देखिए बहुत सिंपल स्टेप था। अब हमें ओवरऑल कितनी इक्वेशन मिली, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं जितनी हमें इक्वेशंस मिली है। एक इक्वेशन तो मुझे कौन सी मिली थी, ये वाली A11 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा मुझे कौन सी इक्वेशन मिली, मैं थोड़ा हाईलाइट करती हूँ इन इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन मुझे ये वाली मिली है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मुझे मिली है ये वाली 2, तीसरी मुझे मिली है ये वाली 3, 4, 5, 6 और एक ये मिली है 7। तो मुझे ओवरऑल टोटल कितनी इक्वेशन मिल गई है, 7 इक्वेशंस मुझे मिल चुकी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप अगर नोटिस करो तो जो ये 7 की 7 इक्वेशन है ये क्या कर रही है, ये एक होमोजीनियस सिस्टम को फॉर्म कर रही है ना। सबके इक्वल में क्या है, 0 है। तो हमें होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना तो आता है, तो हम इसको क्या बनाते हैं, एक इनकी मैट्रिक्सेस बनाते हैं इन इक्वेशन की। तो आप पे कितने वेरिएबल है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, आप पे कितने वेरिएबल हो गए, एक बार और काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वेरिएबल हो गए, सॉरी 16 वेरिएबल हो गए। और हम पे कितनी इक्वेशन है, 7 इक्वेशन है। तो आपकी एक 7 क्रॉस 16 की मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले आप उस मैट्रिक्स को फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बड़ी सी मैट्रिक्स को फॉर्म करती हूँ। ये मेरी एक मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं बड़ी सी। ठीक है, इसकी एंट्री फिल करती हूँ। तो पहले मैं अपने वेरिएबल देख लेती हूँ कि मेरे पे वेरिएबल क्या क्या थे। मेरे पे वेरिएबल था A11 A12 A21 A31 है ना। तो मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को लिख लेती हूँ। जैसे हम सिंपल मैट्रिक्स से सॉल्व करते थे ना इक्वेशंस को, कुछ भी नया नहीं कर रही हूँ, सेम वही काम कर रही हूँ। तो देखो अगर मैं इसे लिखूँ तो मेरा सबसे पहला वेरिएबल होता था A11 था। ठीक है, फिर मेरा था A12, थोड़ा पास लिखना पड़ेगा, A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 है ना, फिर A31 A32 A33 A34, देन मेरा लास्ट में क्या था वेरिएबल, A41 A42 A43 एंड A44। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये वाला मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं। ये मेरा बन गया मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इनकी क्या करूँगी, जैसे हम क्या करते थे कॉफिशिएंट लिखते थे ना, तो अब हम यहाँ पे कॉफिशिएंट्स तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, कॉफिशिएंट्स लिखेंगे। तो मैट्रिक्स से कॉफिशिएंट्स लिखिए आप। तो सबसे पहले देखिए पहली इक्वेशन में सबके कॉफिशिएंट देखिए। पहली इक्वेशन में केवल A11 का कॉफिशिएंट है, बाकी प्रेजेंट नहीं है, तो उनके कॉफिशिएंट 0। तो यानी कि आपकी एंट्री क्या आने वाली है यहाँ पे, 1 0 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 एंड 0। इतना क्लियर है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन के कॉफिशिएंट लिखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन ये है मेरी, यहाँ पे A12 और A21 का कॉफिशिएंट 1 रहेगा, बाकी प्रेजेंट नहीं है, देन 0 हो जाएंगी। तो आपकी यहाँ पे A12 का कॉफिशिएंट 1 था एंड A21 का 1 था, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 एंड ऑन सो ऑन, आपके क्या मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे 0 मिलता जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन देखिए, ये हो गई। अब हम कैसे देखेंगे थर्ड वाली। तो थर्ड वाली में आप देखो 3 1 का है, 1 3 का और 2 2 का है, बाकी तो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि 0 3, मतलब जिनका 4 सम आ रहा है ना। 3 1 का था आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आपका क्या का था 1 3 का था, ये आ गया आपका 3 1, और एक का था 2 2 का था। बाकी सारी एंट्री आपकी कैसी आने वाली है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट में
इसमें क्या आएगा 4 1 का, 1 4 का, 2 3 का और 3 2 का। तो पहले मैं इसे फिल कर लेती हूँ, 1 4 का, ठीक है, फिर 2 3 का, ठीक है, फिर 3 2 का इधर आएगा, एंड देन फिर 4 1 का इधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे 0 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 0। इतना क्लियर है। अब आप इससे नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, तो आप इससे नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो आपको किसका मिलेगा, 4 2 का, 3 3 का और 2 4 का। तो 2 4 4 2 और 3 3, तो 2 4 ये रहा आपका, 2 4 ये रहा आपका, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा। 2 4 और 4 2 आपका ये रहा, इसका 1 आएगा, और 3 3 आपका ये रहा, इसका 1। बाकी सारे 0 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 एंड 0। क्लियर है। अब आपकी कौन सी इक्वेशन बची है, अभी कितनी इक्वेशन बची है, 2 और बची है। यहाँ पे 4 3 और 3 4 का, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए 4 3 और 3 4 के नीचे। तो 4 3 आपका ये रहा, 3 4 ये रहा, ठीक है, और आपका 3 4 ये रहा, सॉरी, और 4 3 आपका ये रहा यहाँ पे। बाकी सब 0 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 एंड 0, ठीक है। इसको और बड़ा करना पड़ेगा, तो एक सेकेंड, इसको यहाँ से मिटा देते हैं हम, मैट्रिक्स को थोड़ा और आपका क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा, इधर आ जाएगा थोड़ा, एक रो का स्पेस और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो एक ये हो गया, एंड देन लास्ट आपके क्या बचा है, लास्ट इक्वेशन क्या बची है, लास्ट इक्वेशन है A44, यानी कि केवल A44 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सबके कोफिशिएंट क्या है 0 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 0। ये चीज़ हमने 12th क्लास में सीखी थी कि हम मैट्रिक वो इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। अब ये सिस्टम बन गया था मेरा होमोजीनियस सिस्टम। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसकी देखो ये है एक तरीके से एशेलिन फॉर्म। कैसे, ये देखो, ये पाइवोट मिला, एक पाइवोट ये मिला आपको, एक पाइवोट ये मिला, एक पाइवोट ये मिला, एक पाइवोट ये मिला, एक पाइवोट आपको ये मिला, और एक पाइवोट आपको ये मिला। बाकी सब इसके क्या है, राइट में है ना। तो आपकी एशेलिन फॉर्म हो गई, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, कितने पाइवोट मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 7 पाइवोट मिले, है ना। तो आपको इसकी रैंक पता चल गई, ये इसकी रैंक कितनी हो गई आपकी 7। तो आप यहाँ से क्या इम्प्लाई करोगे, दिस इम्प्लाई रैंक ऑफ W। आपको रैंक पता चल गई W की कितनी है, मैट्रिक्स की 7 है। पर आपको इसकी पता क्या चलनी चाहिए थी, डायमेंशन। तो हमें पता है कि डायमेंशन क्या रहती है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो अगर हमारे पास 7 पाइवोट है और हमारा ऑर्डर 7 क्रॉस क्या है 16 है, तो आपके नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हो गए। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ W, है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, है ना, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, एंड दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 7 पाइवोट थे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9। तो यानी कि आपकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो देखिए क्या किसी ऑप्शन में हमारा 9 था। तो मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ फिर से, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ क्वेश्चन को, तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे इसने कि 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देंगे कि आपका आंसर 9 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सारा फोकस किसका था इसमें, बस इस चीज़ का। अगर हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तो फिर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा था। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर t बिलोंग्स टू R, एक t रियल नंबर है, आपको डिफाइन करिए एक मैट्रिक्स mt इक्वल टू 1 t 0 1 1 t स्क्वायर 0 1 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखो वो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो चारों डिटरमिनेंट के बारे में दिया है mt की। तो उसने बोला है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है डिग्री 3 का, ठीक है। फिर उसने बोला है कि 0 होगा फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R। फिर इसने बोला है कि 0 होगा फॉर इन्फाइनाइटली मैनी t बिलोंग्स टू R। और फिर इसने बोला है कि 0 होगा फॉर एग्जैक्टली 2t बिलोंग्स टू R। आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले में हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते हैं जो हमको दी हुई है उसने, ठीक है। मैट्रिक्स दी है आपको
एम टी इक्वल टू 1 टी 0, ठीक है, 1 टी स्क्वायर एंड 0 1 1। ये आपको क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे उसने इसके डिटरमिनेंट के बारे में पूछा है। तो पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ एम टी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही लेंगे, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो पहले कैसे करेंगे, 1, ठीक है, फिर इसके साथ कौन सी मैट्रिक्स बनने वाली है आपकी, 1 1 टी स्क्वायर 1, ठीक है, फिर माइनस का क्या करेंगे, टी करेंगे, फिर इसके साथ कौन सी मैट्रिक्स बनने वाली है आपकी, ये वाली रो जाएगी, ये वाला आपका कॉलम जाएगा, तो इधर बनेगी 1 0 टी स्क्वायर एंड 1, ठीक है। फिर इसके साथ प्लस करेंगे आप, तो आपको पता है ये वाला 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो आगे तो 0 ही मिलेगा, तो मैं वो उतार नहीं रही हूँ, ठीक है। ये तो हमने खैर पढ़ ही रखा है, ये तो कॉमन चीज़ है। तो इधर आपको मिल गया 1, इधर मिल गया आपको सॉल्व करके 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर आपको मिल गया माइनस का टी, और अंदर सॉल्व करके मिल गया आपको 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो ओवरऑल आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी, और अगर आप इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस 1, ठीक है। ये मैंने इसके ऑर्डर में लिख दिया। अब ये मुझे इसका डिटरमिनेंट मिल चुका है। अब मैं देखती हूँ कि उसने मुझसे पूछा क्या था। उसने मुझसे पूछा था कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा डिग्री 3 का। मुझे ये मिला है ना, मुझे क्या मिला है, ये वाला, एक सेकेंड इसको हाईलाइट करते हैं हम थोड़ा। हमें मिला है ये इक्वेशन मिली थी इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद। अब क्या ये आपका डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल नहीं है। तो यानी कि आपको क्या पता चल गया यहाँ से कि जो इसका आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, वो तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में वो बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी रियल नंबर ले लो और आपको ये 0 मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना, आप यहाँ पे एक रियल नंबर 0 ही ले लो, 0 के लिए तो ये 0 नहीं आ रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में वो कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर, मतलब टी की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, 0 होने वाली है। और फिर नेक्स्ट में वो कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 टी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए आपको जो डिटरमिनेंट मिला है ना, ये कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस 1, ये डिटरमिनेंट मिला है ना आपको। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना आपकी डिग्री 2 की, तो इसके कितने रूट्स मिलने वाले हैं आपको, केवल 2 ही रूट्स मिलेंगे। यानी कि रूट्स का मतलब क्या हुआ, ये कितनी वैल्यू के लिए आपकी 0 होने वाली है, जितनी इसकी क्या है पावर, यानी कि 2 वैल्यूज़ के लिए। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2, तो इसका डिटरमिनेंट 0 भी कितनी वैल्यू के लिए होगा, केवल एग्जैक्टली 2 वैल्यू के लिए, ना कि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ के लिए, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, एंड आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर आर, लेट टी सच दैट वी टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय द मैट्रिक्स दिस विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस v1 v2 v3 ऑफ v, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो वो क्या कह रहा है, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया है 3 डायमेंशन का, ठीक है, और एक ऑपरेटर दिया है टी, ऑपरेटर ही हो गया v2v, ठीक है, बाय मैट्रिक्स दिस, यानी कि जो टी का रिप्रेजेंटेशन है उसने आपको इस मैट्रिक्स से दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, दिस बेसिस के रिस्पेक्ट में। आपको उसने बोला है कि जो ये v1 v2 v3 है ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है, तो यहाँ पे उसने आपको कोई पर्टिकुलर बेसिस नहीं बताया है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना सिंपल जो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस होता है हम यहाँ पे हम वो भी ले सकते हैं। देन आपको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर आप इसके ऑप्शंस पे ध्यान दोगे तो इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे v3 v1 v2 v3, ये सब क्या है, आपकी जो ऑर्डर्ड बेसिस है इनकी इमेजेस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आप जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है आपका, आप उसे लिखिए। मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो आपको जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है वो क्या दिया है, टी का 1 -1 0, ठीक है, फिर 1 -4 एंड आपका 3, फिर आपको दिया है माइनस का 2
5 एंड आपको क्या दिया है माइनस का 3। आपको ये क्या दे रखा है, टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। किसके रिस्पेक्ट में, बेसिस की रिस्पेक्ट में, जो आप मान लो, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑर्डर्ड बेसिस बोला है, ये नहीं बोला कि यही वाला ऑर्डर्ड बेसिस लेना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑर्डर्ड बेसिस स्टैंडर्ड वाला ले रही हूँ, जो मेरा होता है, क्या रहता है वो मेरा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, ये क्या रहता है मेरा स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, अब उसने ये मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो मुझे क्या करना है, V1 V2 V3 की इमेजेस निकालनी है। देखो हमें याद होगा कि हम जब भी क्या करते थे, कि हम ना, जैसे हमें मैट्रिक्स बनानी होती थी, हमें वो कहता था कि आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, आप इसकी मैट्रिक्स बनाओ। तो आपको याद है आप क्या करते थे, आप सबसे पहले क्या करते थे, जो बेसिस होता था उसकी इमेज निकालते थे। याद है, जैसे सपोज यहाँ पे मेरा V1 V2 V3 था, तो मैं V1 की इमेज निकालूंगी, जो भी इमेज आएगी उसको फिर मैं क्या करती थी, V1 V2 V3 पूरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखती थी, है ना, X V2 प्लस Z V3। उल्टा काम करेंगे हम यहाँ पे। पहले तो हम ये, अभी हम, आप ये मत ध्यान दो कि आपको मैट्रिक्स दी है। आप सपोज करो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन T दी है और आपको उसकी मैट्रिक्स बनानी है, तो आप क्या करते थे, इस तरीके से उसको लिखते थे, फिर जो भी इसके कॉफिशिएंट आते थे वो आप इस वाले कॉलम में उतार देते थे ट्रांसपोज करके, याद है ना। ठीक है, तो हम क्या करते थे, यानी कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये वाला है ना, ये वाला कॉलम क्या कर रहा है आपका, किसकी वैल्यूज को बता रहा है, ये वाला कॉलम आपको बता रहा है x y और z की वैल्यूज को। ठीक है, अभी आपको सेम ये वाला केस अगर हम किसके लिए करते थे, t v2 की इमेज निकालनी होती थी, तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से कर लेते थे, x y1, ठीक है, प्लस y डैश v1 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका क्या आएगा, x डैश v1, फिर आप किसकी उसमें लिखेंगे y डैश v2 और प्लस यहाँ पे किसकी लगेंगे z डैश v3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता था हमारा, कि हमारे जो भी ये होते थे ना x डैश y डैश z, इसको हम किस में उतार देते थे, अपना सेकंड कॉलम में लेके चलते थे, तो ये मेरा क्या हो जाता था, सेकंड कॉलम हो जाता था। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं किसका निकालती थी, t v3 का निकालती थी, तो t v3 का मेरा क्या आएगा, सपोज x डबल डैश v1 है ना, प्लस y डबल डैश v2, एक मैं जस्ट सिंबल लिख रही हूँ, z डबल डैश v3। तो फिर जो ये होते थे कॉफिशिएंट मेरे, फिर से मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, x डबल डैश y डबल डैश z डबल डैश, ये मेरे कहाँ उतरते थे, थर्ड कॉलम में उतर जाते थे, है ना। फिर ये मेरी क्या बन जाती थी, मैट्रिक्स बन जाती थी। याद है हम जब सॉल्व करके इसको करते थे। अब आपको उसने क्या दे रखा है, टी v1, तो आपको समझ में आ गया ना क्या होने वाला है। टी v1 क्या होता था, जो इसका फर्स्ट कॉलम होता था। ठीक है, यानी कि टी v1 की वैल्यू तो ये पूरी है ना, और इसके x y z की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे x y z की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, देखो कैसे, देखो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको टी v1 लिखो एज इट इज, जो है आपका क्या है x। अब x की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, जो ये कॉलम होता था वो यहाँ उतरता था, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 1, y की 1, और आप x की कितनी होगी आपकी 1, y की कितनी होगी 1, और z की कितनी होगी 0। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x की जगह लिख सकते हो 1। ठीक है, एंड आपका क्या होने वाला है, v1 की जगह तो v1 ही आने वाला है। ठीक है, प्लस फिर y की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 v2। ठीक है, फिर z की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे देखो z -2 v3। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई, तो इक्वल टू हो जाएगा 1। मैंने इस बेसिस क्या माने थे अपने, v1 v2 v3, यानी कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ पे मैं उनकी वैल्यू को पुट कर दूंगी, तो मैं जब पुट करूँगी तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 1 0 0, ठीक है, कॉमा कॉमा, ये हो गया मेरा, प्लस 1 0 1 0 माइनस का 2 0 0 1। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अंदर मल्टीप्लाई करा के आपको सिंपल क्या मिलने वाला है, इधर मिलने वाला है आपको 1, इधर मिलने वाला है आपको 1, और इधर मिलने वाला है आपको माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपकी टी v1 की इमेज आ गई आपकी 1
1 माइनस का 2। देखिए हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड बेसिस माना था, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालोगे तो हमेशा आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो सेम आप जब TV2 निकालोगे ना तो सेम एज इट इज़ ये उतर जाएगा, और TV3 निकालोगे तो ये। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रही हूँ क्योंकि वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड बेसिस के लिए कर रहे थे तो हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो TV2 की वैल्यू मेरी क्या आने वाली है, इसका सेकंड कॉलम पूरा एज इट इज़ उतर जाएगा, -1 -4 5, -1 -4 5, ठीक है। और यहाँ पे मेरी किसकी वैल्यू निकालनी रह गई है अब, TV3 की। तो TV3 का थर्ड कॉलम उतर जाएगा 0, TV3 हो गया आपका 0 3 -3। देखिए 0 3 -3। अब मुझे क्या करना था, मुझे तीनों की इमेज मिल चुकी है, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन को देख के यही लग रहा था कि पहले तो आपको इसकी इमेज पता होनी चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, अब ऑप्शंस पे देखिए, पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि TV3 0 होगा। जरा V3 पे जाइए, TV3 आपको 0 वेक्टर मिल रहा है, नहीं ना, इसके कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0 3 3 3 -3। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, वो कह रहा है आपसे कि TV1 + V2 = 0 होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता क्या होगा क्योंकि हमने V1 V2 V3 की निकाली, उनको ऐड नहीं करा। तो पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि जो ये आपका T है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमें पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको वैल्यू निकाल दोगे TV1 + TV2 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, TV1 + TV2 को जोड़ो तो 1 और 1 ये क्या आ जाएगा आपका, -1 0 हो गया, ठीक है। फिर 1 -4 कितना हो गया, -3 हो गया, -2 और ये हो गया 3। तो यानी कि ये क्या आपको 0 मिला, नहीं मिला ना, ये 0 वेक्टर थोड़ी ना है। तो यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वो TV1 + V2 + V3, यानी कि इसको भी पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे। TV1 क्यों कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने हमें दिया है। अगर नहीं दिया होता तो फिर आप नहीं कर पाते। TV3, ठीक है। हर चीज़ का हमें सोचना है कि यार हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, इसको तो मैं हटा देती हूँ, ये वाला काम तो मेरा हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि इन तीनों को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो पहले आप इन तीनों को जोड़ के देख लो, क्या 0 आ रहा है आपका या फिर 0 नहीं आ रहा है। तो जैसे होगा फिर हम अपना उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो जोड़ते हैं इनको, देखो 1 -1 और 0, तो इसको मिल गया आपको जोड़ के 0, ठीक है। फिर तो इसको करती हूँ, 1 -4 3, तो 1 -4 हुआ आपका -3 है ना, और फिर -3 और +3 हो गया आपका 0। फिर -2 +5 3 और 3 0। तो ये 0 वेक्टर मिल चुका है आपको। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो इसका क्या होने वाला है आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और चूंकि पार्ट बी का है तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। और आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पार्ट बी का है, एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, तो फिर मैं इसमें मेहनत नहीं करती। तो ये मेरा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट C01 बी द स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 01, डिफाइंड FG = प्रोडक्ट, एक आपको एक प्रोडक्ट डिफाइन करा है उसने, 0 to 1 इंटीग्रेशन FT GT का होल स्क्वायर DT फॉर ऑल FG बिलोंग्स टू C01। तो C01 है वो, उसने क्या बोला है आपको कि 0 और 1 के अंदर जितने भी कॉन्टिन्यूस और रियल वैल्यूड फंक्शन आएंगे उनका स्पेस है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट डिफाइन किया है जहाँ पे F और G आपके C01 से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो ये प्रोडक्ट है, क्या ये इनर प्रोडक्ट होगा, बाइलिनियर होगा, या फिर इसकी जो वैल्यू होगी > 0 होगी सभी f के लिए। तो सबसे पहले मेन आपको चेक क्या करना है, इसमें मेन आपको इसमें ये देखना है कि क्या ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है या फिर ये आपका क्या है, बाइलिनियर है। यानी कि आपको इन दोनों में से चेक करना है कि ये बाइलिनियर होगा या फिर इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाइलिनियर चेक करते हैं। तो मुझे इसे बाइलिनियर चेक करना है, तो मैं इसे बाइलिनियर चेक करूँगी। बाइलिनियर चेक करने के लिए मैं क्या लिखूँगी, बाइलिनियर चेक करने के लिए मैं लिखूँगी, पहले मैं इसे f में, इसकी लीनियरिटी f में चेक करती हूँ, क्योंकि बाइलिनियर में दोनों में चेक करनी पड़ेगी। तो मैं इसको लिखूँगी f, AG + BH। इसकी वैल्यू देखती हूँ क्या आने वाली है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, इसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है मेरी A प्रोडक्ट ऑफ FG, ठीक है, प्लस B प्रोडक्ट ऑफ GH, FH, एक सेकेंड सॉरी, ये हो जाएगा आपका F
एच, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ में लीनियर हो जाएगा। फिर ऐसे मैं जी में चेक करूँगी, देन मेरा क्या आ जाएगा आंसर। मेरा ये आना चाहिए, ये है ना, तो ये मुझे चेक करना है कि मेरा ये आएगा या नहीं आएगा। तो पहले तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि ये आ रहा है, मैं ये कह रही हूँ ये आना चाहिए अगर ये क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो पहले मैं इस साइड को सॉल्व करती हूँ, क्या ये साइड इस साइड के इक्वल आ रही है, तो पहले आप इस साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप जब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका इक्वल टू, देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन दी है इंटीग्रेशन 0 to 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, इंटीग्रेशन 0 to 1। फिर क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले वाले को एज इट इज़ उतारना है फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एफ टी। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दूसरे वाले का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, हम पे एक तरीके से ए जी प्लस बी एच, इसका मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, एंड देन मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये मुझे सॉल्व करना है, मुझे देखना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती भी है या नहीं आती। तो मैं इसे पहले सॉल्व करती हूँ। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अंदर वाले का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एच टी का होल स्क्वायर प्लस 2a भी बनेगा, यानी कि 2a बी जी टी एंड एच टी। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, एंड यहाँ पे आ गया मेरा डी टी। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, अब मैं क्या करती हूँ, एफ टी को सबके साथ ले लेती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर एफ टी जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डी टी को भी ले लो और इसको इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 0 से 1 के इसमें, ऐसा तुम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे कर लो बी स्क्वायर को ले लोगे। देखो जब क्या हो रहा होगा, ये मैंने कैसे किया, जब मैंने एफ टी की इससे मल्टीप्लाई करी, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट से बाहर आ गया और ये फंक्शन बन गया। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे करूँगी, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ टी एच टी का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, प्लस फिर से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 2a भी तो बाहर आ जाएगा आपका, 2a भी बाहर आ जाएगा, अंदर आपको मिलेगा एफ टी एच टी एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी टी, और यहाँ पे आपको मिल गया डी टी। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई होप आपको। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इक्वल टू, ये मेरा ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रहा। अब देखिए ये एक तरीके से क्या हो गया, ये हुआ मेरा, ये हुआ मेरा कुछ ऐसा सा, अगर आप देखोगे इसे ढंग से तो ये हुआ इंटीग्रेशन 0 से 1, वो तो था ही यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1। फिर क्या मिला मुझे यहाँ पे, मुझे मिला एफ टी जी टी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, बाय डेफिनेशन मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एफ जी। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या करा है अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये वाली चीज़ लिखी है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ, मैंने बाय डेफिनेशन, अब इसको मैं बाय डेफिनेशन क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं बाय डेफिनेशन लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ एफ एच। ठीक है, बाय डेफिनेशन, यानी कि ये कहाँ से आया है, ध्यान रखना ये यहाँ से आया है। ठीक है, फिर तीसरी वाली चीज़ क्या है, इसको तो मैं कुछ छेड़छाड़ ही नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a बी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ जी एच टी एंड डी टी। तो अब देखो ये आया मेरा सॉल्व करके, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे ये मिलना क्या चाहिए था, अगर ये मेरा लीनियर फॉर्म होता, किसमें, एफ में, अगर ये मेरा एफ में लीनियर होता तो मुझे मिलना चाहिए था ए प्रोडक्ट ऑफ एफ जी प्लस बी प्रोडक्ट ऑफ एफ एच। तो मुझे मिला ए स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी प्लस बी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एफ एच, प्लस ये पूरी टर्म एक्स्ट्रा मिली मुझे एक, तो है ना ये वाली पूरी, इस टर्म के एक्स्ट्रा मिलने का भी अगर हम नेगलेक्ट करें, नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, मेरा ये कहने का मतलब है हमें यहीं से पता चल गया कि यहाँ पे हमें स्क्वायर्स आ रहे हैं, हमें यहाँ पे चाहिए था सिंगल पावर। तो क्या ये मेरा एफ में लीनियर होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दिस इम्प्लाइज
जब एफ में लीनियर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बाय लीनियर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाय लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, देखिए तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा था इज़ अ इनर प्रोडक्ट ऑन C01, तो इनर प्रोडक्ट तो हमने चेक नहीं किया, तो अभी हम चेक करेंगे इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। फिर ये बोल रहा है इज़ अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन C01 बट इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट, तो ये तो गलत हो गया। ये कह रहा है कि बाइलिनियर फॉर्म है बट ये बाइलिनियर फॉर्म है ही नहीं, तो मैं तो इसे डायरेक्टली क्या कह सकती हूँ, रॉन्ग। फिर ये कह रहा है इज़ नॉट अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन, तो ये मेरा सही हो जाएगा, ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। तो देखो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, अब इसे इनर प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये करेक्ट हो गया और ये क्या है, पार्ट बी का है। हाँ, आप सपोज़ कीजिए कि ये वाला क्या रहता, पार्ट सी का क्वेश्चन रहता, तो आपको ये वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ता कि इनर प्रोडक्ट है, और फिर ये वाला भी चेक करना पड़ता, पर चूंकि मेरा पार्ट बी का था तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया ये वाला ऑप्शन मेरा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। इनर प्रोडक्ट भी आप चेक कर सकते हैं इजीली, जैसे हमने बाइलिनियरिटी चेक की है, एंड देन ये वाला भी हम, तो ये तो बहुत ही आसान है चेक करना। आपको क्या करना है, एफ का एफ के साथ ही प्रोडक्ट कर देना है, एफ टी क्यूब आ जाएगा, देन उसके आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के साथ, फिर देखेंगे क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी हम इसके क्वेश्चन कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।